सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान की तारीख में 12 आम इंतखाबात हो चुके हैं और कम व बेश तमाम इंतखाबात में हारने वाले का बयानिया एक ही रहा कि हमारे साथ धांधली हो गई, जब जीतने वाला जश्न मनाता नजर आया। लेकिन इस बार इंतखाबात तारीख से मुख्तलिफ निकले। हमने पहली मरतबा देखा कि जीतने वाले कुछ अरकान कह रहे हैं कि हम नहीं जीते, दर हकीकत मुखालिफ उम्मीदवार जीत गया। और नाज़िम, यकीनन मुल्की सियासत इस वक्त बहुत ज़्यादा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। इंतखाबात के बाद अब सिलसिला जारी है जोड़ तोड़ का। बोलियां लग रही हैं, मुतालिबात पेश किए जा रहे हैं, कोई मान रहा है तो कोई इनकारी है। सब कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म के लिए नून लीग के उम्मीदवार को वोट देने का बाकायदा ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि वजारतें नहीं लेंगे मगर वोट नून लीग को देंगे। तो बानी पीटीआई ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ किसी भी तरह की बैठक से इनकार कर दिया, जबकि विफाक और पंजाब में MWM जबकि KPK में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने का फैसला किया है। अब देखना ये कि इक़्तिदार का ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा। बहुत से सवालात। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, हसन रजा पाशा साहब, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब और मुलक साहब। आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब कुछ देर के बाद ज्वाइन करेंगे और मैं सबसे पहले आपकी इजाज़त से साहब हसन रजा पाशा साहब से पहला टेक लेती हूँ। पाशा साहब, पीपल्स पार्टी ने तमाम जो आइनी ओहदे हैं वो मांग लिए हैं, लेकिन वजारत उज़्मा उन्होंने कहा है बिलावल साहब ने कि वो तो उसका वोट हम नून लीग को देंगे। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी सूरत हाल को? मैं ने बहुत अच्छा कार्ड खेला है। उनको पता है कि एक ऐसी वीक गवर्नमेंट बनने जा रही है जिसमें अगर वो पार्टनर के तौर पे शामिल होंगे तो उसकी तमाम जो लाइबिलिटीज हैं वो आइंदा इलेक्शन तक जिम्मे पड़ेगी। अब ये पीछे जो 16 या 18 माह की PDM की गवर्नमेंट रही तो उसमें चूंकि वो पार्टनर थे और पूरी कैंपेन में जो फोकस था बिलावल भुट्टो जरदारी का वो था मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब, और उन्होंने उन पर ताबड़तोड़ हमले किए और ये तासुर देने की कोशिश की कि जितने भी 16 माह की हुकूमत में वो जितने भी पॉलिसी डिसीजंस थे वो उनके मर्जी के मुताबिक नहीं थे। आज ये स्टैंस ले के उन्होंने पिछले तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए ये अच्छी एक चाल चली है, मैं समझता हूँ कि। और इससे पहले भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो CEC के मेंबरान हैं उनकी अक्सरियत की ये राय थी कि हमें हुकूमत में नहीं जाना चाहिए बल्कि हमें अपोजिशन में जाना चाहिए, और मेरा ख्याल ये है कि वो प्रिवेल कर गई और उन्होंने एक सेरेमोनियल ओहदा है सदर का, वो आसफ अली जरदारी साहब। आल दो के आसफ जरदारी साहब जो हैं वो इतने सेरेमोनियल नहीं रहेंगे, वो अपना ओहदे के लिहाज से वो बहुत कुछ करने की पोजीशन में होंगे और फिर हर वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में होगी कि जब भी कोई पॉलिसी डिसीजन लेना होगा हुकूमत को तो उनसे पहले करके और उनकी राय लेके उनकी जो है वो राय के बाद ही कोई फैसला कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन में आ गए हैं और ये उनका विजन, मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल विजन है जिसकी वजह से आज ये फैसला उन्होंने किया। ठीक है जी। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। एहतशाम साहब, मुफाहमत के बादशाह कहा जाता है आसिफ अली जरदारी साहब को। कहते हैं जहाँ सबकी सोच खत्म होती है वहाँ से जरदारी साहब की सोच शुरू होती है। और बिलावल साहब ज़ाहिर बात है अपने वालिद साहब की जहानत का, मुफाहमत का या उनके तजर्बे का फ़ायदा ज़रूर हासिल करते होंगे, मशवरा लेते हैं। कैसे देखते हैं पूरी सूरत हाल को? मुझे तो लगता है 5 उंगलियाँ घी में हैं पीपल्स पार्टी। देखिए फ़िज़ा, अमली सियासत में कहा जाता है कि पोस्चरिंग, मैसेजिंग, सिग्नलिंग बड़ा मैटर करती है कि आप एक बड़े फैसले से पहले क्या आप अचीव कर सकते हैं। जैसा भी आपने इंटरव्यू में बताया कि इस वक्त जो बैट हो रही है, जो शर्त लग रही है, जो मुतालबात में है, जो बार बार वो कह भी रहे हैं कि जी सारे आइनी ओहदे हमें दे दें, वज़ीर आज़म आप बन जाएं, वज़ीर आज़म बन जाए, स्पीकर दें, आप चेयरमैन सेनेट दें, गवर्नर दें, वज़ीर दें, सब कुछ अपनी तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं माजी में क्या हुआ था। 2008 की जो पीपल्स पार्टी की फिजा हुकूमत बनी थी उसमें PMLN ने भी ज्वाइन किया था। 3 हफ्तों के बाद बाहर निकल आए थे जी। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये भी एक बदलाने का वक्त है पीपल्स पार्टी के लिए कि बहुत बेहतरीन मौका है कि वो
वही उनके साथ करें। देखिए आप, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी बड़ी मैच्योर पार्टी है और इस वक्त मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता क्योंकि हमें सियासी इस्तेकाम चाहिए। सियासी इस्तेकाम के साथ माशी इस्तेकाम जुड़ा होता है। इस टाइम पे हम इस तरह की सूरत हाल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पीपल्स पार्टी अपना इमेज ख़राब नहीं करेगी इस तरह का इमेच्योर फैसला करके कि 3 हफ्ते के बाद बदला ले छोड़कर। मुझे ये लगता है, बाकी आपकी अपनी राय, अपनी अंडरस्टैंडिंग है। आप मुझे जाने तो जितना मैं पीपल्स पार्टी को समझी हूँ अब तक, ये 3 हफ्तों मैच्योर पार्टी है। ठीक है, इवन नून लीग भी इस तरह का डिसीजन नहीं लेगी। जी जी, बात यह है कि पीपल्स पार्टी फिजा 3 हफ्ते के बाद या 3 महीने के बाद बाहर नहीं निकलेगी फौरी तौर पर। ऐसा लगता है आपकी बाकी बात। देखिए बात ये है कि सियासत में जब आप मिल भी जाते हैं, अभी आप देख लें 16 महीने की हुकूमत के बाद कितना क्रिटिसिज्म किया एक दूसरे के खिलाफ, खासतौर पे बिलावल ने PMLN के खिलाफ जो बातें की, नवाज शरीफ साहब को टारगेट किया। देखिए इस स्टेज पे उनको क्या सूट करता है, इस स्टेज पे सूट करता है कि वो मैक्सिमम कंसेशन उनसे ले लें एक, और दूसरी तरफ ये मैसेज दे दें कि भी ठीक है अगर आप हुकूमत बनाना चाहते हैं तो बना लें। फॉर द टाइम बीइंग ये चाहेंगे वजारत उज़्मा उनके पास चली जाए, लेकिन 16 माह तो ये नहीं करता था शाम साहब के ये जो ज़्यादा उम्मीदवार है PTI के, ये और पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लेती। देखिए PTI नहीं बनाएगी ना, PTI नहीं बनाएगी और पीपल्स पार्टी भी नहीं बनाएगी और शायद इनको कहीं से इजाज़त भी ना दी जाए कि ये सारे काम करें। तो देखिए फौरी तौर पर जो होने जा रहा है वो तो यही है कि मुझे लगता है सारी ऑप्टिक्स हैं, अल्टीमेटली ये एक पावर शेयरिंग फार्मूला इन्होंने तय किया हुआ टेंटेटिव, वो उसी के ऊपर जाएंगे। हाँ, एक हो सकती है बात कि PTI का मामला उस वक्त बेहतर हो सकता था कि जब ये किसी और सियासी जमात के साथ चले जाते जो कि नहीं गए। अब छोटी जमातों के साथ जाने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि उनको फ़ायदा होगा, वो लेजिटिमेसी छोटी जमातों को मिलेगी और फिर ये उनके फोल्ड में जाने के बाद, क्योंकि एक बल्ले के निशान पे उन्होंने किसी इलेक्शन नहीं लड़ा अपना, तो लिहाजा उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वहाँ जाके अपना कुछ तशख़्ख़ुस बरकरार सके। अब अगर कोई लोग समझते हैं कि जी जाके पार्लियामेंट में वो अपना ग्रुप बना लेंगे और वो एक फॉर्मिडेबल ओपोजिशन बन के सामने आएंगे, वो आज़ाद के तौर पर तो जा सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी के अंडर रहते हुए शायद उनके लिए काम करना आसान नहीं है। मुजम्मिल साहब वर्दी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मुजम्मिल साहब, आपने एहतशाम साहब को भी सुना, तो मुजम्मिल साहब ये क्या समझ आ रही है आपको कि नून लीग से वज़ीर आज़म होंगे लेकिन बाकी तमाम जो आइनी ओहदे हैं वो पीपल्स पार्टी ने मांग लिए हैं? ये बड़ा स्मार्ट मूव है पीपल्स पार्टी की जानिब से, आप कैसे देखते हैं? नून लीग को फ्री हैंड है कि वो अपनी हुकूमत बना ले, अपनी कैबिनेट बनाए और अपना काम करे, और इससे ज़्यादा फ्री हैंड तो मुस्लिम लीग नून को नहीं मिल सकता था कि वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर नहीं होंगे कैबिनेट में, उनकी इंटरफेरेंस इन द गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं होगी, और पार्लियामेंट के पास तो कानून साजी जाती है या बजट जाता है, तो कानून साजी और बजट पर वो अपनी राय ज़रूर दे सकेंगे, लेकिन बाकी सारी हुकूमत चलाने के लिए मुस्लिम लीग नून को एक उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है कि वो मुस्लिम लीग नून जो भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसले करना फ्री हैंड होगा मुजम्मिल साहब, या चैलेंज होगा बहुत बड़ा करे। लेकिन ये चैलेंज फ्री हैंड से ही आप निपट सकते हैं ना। अगर कोलिशन गवर्नमेंट होती तो फिर आप कहते जी कि हाथ बंधे हुए हैं। अब इससे बेहतर उनको, अगर उनके अंदर कोई परफॉर्म करने की सलाहियत है तो मेरे ख्याल में बेहतरीन लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी गई है कि जी उनका पीपल्स पार्टी का उनसे बोझ उतार दिया गया है। और जो ये कहा जा रहा था कि कोलिशन में काम नहीं हो सकता, कोलिशन में बड़े प्रॉब्लम जाते हैं और कारकर्दगी की बुरी होने की सबसे बड़ी वजह ही कोलिशन है, तो मेरे ख्याल में वो बड़ी वजह भी ख़त्म हो गई। अब कल को मुस्लिम लीग नून ये नहीं कह सकती कि हम इसलिए परफॉर्म नहीं कर सके और हम उसलिए परफॉर्म नहीं कर सके। एक फ्री हैंड है, अगर वो परफॉर्म कर लेंगे। मुजम्मिल, आप नहीं समझते मुजम्मिल के 16 माह का जो बैगेज है वो पीपल्स पार्टी ने सारे मजे लिए वजारतों के, बाद में निकला है बाहर, वो कहते जी हमारे पास तो 2 मासूम वजारतें थी, वजारत खारजा, क्लाइमेट चेंज, शहरी रहमान वाली, असल तो इनके पास सब कुछ था। आप नहीं समझते कि किसी हद तक वो ब्लैकमेलिंग भी कर रहे हैं इस वक्त? देखिए वो ख़त्म हो गई ना ब्लैकमेलिंग। जब इस बार ये तय हो गया कि यहाँ बिलावल वज़ीर आज़म होंगे और मुस्लिम लीग नून कोई वजारत नहीं लेगी और बाहर बैठेगी, यहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी और पीपल्स पार्टी कोई वजारत नहीं लेगी। ये फार्मूला तो दोनों मीटिंग्स में तय हो गया था और पीपल्स पार्टी को कन्वे कर दिया गया था कि अगर बिलावल वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो मुस्लिम लीग नून कोई हुकूमती ओहदा नहीं लेगी। एक ये भी समझ आ रही थी कि ये पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार भी मिलकर हुकूमत बना सकते थे। तो ये जो बिलावल इलेक्शन कैंपेन थी, जी जी, बिलावल की जो इलेक्शन कैंपेन थी और जो उनका सारा नैरेटिव था, उसके बाद दोनों जमातें इस पोजीशन में तो नहीं थी कि एक कैबिनेट में बैठ जाती। बिलावल के लिए शहबाज शरीफ की कैबिनेट में बैठना मुमकिन नहीं था और मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल और इसहाक डार और सब के लिए बिलावल की कैबिनेट में बैठना मुमकिन नहीं था।
तो ये दोनों एक दूसरे की कैबिनेट में तो इस इलेक्शन मुहिम के बाद नहीं बैठ सकते थे। ठीक है, लिहाजा एक नहीं कैबिनेट बनानी थी, यहाँ बिलावल बना लेते। तो सर फिर वजीर आजम किसको देखते हैं आप नून लीग में से, शहबाज शरीफ साहब को या फिर नवाज शरीफ साहब? जी मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे और मरियम नवाज वजीर आला होंगे। जी, तो पाशा साहब आप किसे देखते हैं फिर वजीर आजम? फिर यही सवाल लेके शाम साहब आपकी तरफ। जी बिल्कुल, मुझे तो यही लग रहा है कि इन हालात में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम बनेंगे और मरियम नवाज शरीफ को शायद वो वजीर आला पंजाब बनाए। ठीक है शाम साहब। लेकिन मेरा ख्याल है ये इक्वेशन तो लग रही है मुझे भी, जो मुजम्मिल बता रहे हैं, पाशा बता रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इतनी वर्केबल नहीं होगी। जो मुश्किलात का पहाड़ सामने खड़ा हुआ है ना, वो देख लें। शहबाज साहब ने खुद ही कह दिया कि जी विल हैव टू गो टू दी IMF प्रोग्राम, हमारे पास चारा नहीं है, जो हमारी मईशत नीचे जा चुकी है। इतनी सख्त कड़ी शराइत के बाद जब हुकूमत को लेंगे और पीपल्स पार्टी भी को अपना कंधा नहीं देना चाहेगी, तो मेरा ख्याल है 16 माह का बैगेज पहले एक मुसीबत बना हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी के साथ चीज़ें चल सकती हैं। और वाडा साहब की बात में फिर कहीं वजन लगता है कि शहबाज नवाज शरीफ साहब इसलिए पीछे हटे हैं कि उनको लग रहा है कि शायद 7-8-10 महीने से मामला आगे नहीं जाएगा। लेकिन मुल्क के लिए तो फिजा तबाही है ना, कि हम इस रो रहे हैं पॉलिटिकल इस्तेकाम के लिए, इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी ख़त्म करने के लिए, गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म करने के लिए। सारी दुनिया बैठ के बाहर देख रही है, हम पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं SIFC से हम मामला तय करेंगे, पहले इंश्योर करेंगे कंटिन्यूटी रहेगी कि नहीं। आपके बिजनेसमैन कराची छोड़ के दुबई जाके इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, इन हालात में यशी नहीं कर सकते। मुझे ये लगता है कि इस वक्त हमें इस तरह की नेगेटिविटी वाली बातें ना करनी चाहिए, ना सुननी चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क ऐसे नहज पे खड़ा हुआ है कि हमें इस्तेहकाम चाहिए। हम इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे मुजम्मिल साहब के, इलेक्शन होंगे तो सियासी इस्तेहकाम आएगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। अब इलेक्शन हो गए हैं, काबीना बनने जा रही है, तो अब हमें अभी से कि 12 महीने चलेगी, 13 महीने चलेगी, ये बातें आपको लगता है कि इस टाइम पे जो भी कर रहे हैं क्या जरूरत है करने की? देखिए फिजा, मैं इस पे कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जी प्लीज। हेलो जी प्लीज, हम सुन रहे हैं सब आपको। मुजम्मिल साहब ऐड कीजिए। मैं इस पे कुछ देखें, जहां 2024 जो है वो इंतखाबात का साल था, वहां 2024 सजाओं का भी साल है। और अभी बहुत सी सजाएं 9 मई के मुकदमात और बाकी सब मुकदमात में सजाएं बाकी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 31 दिसंबर 2024 तक सज़ाओं का ये अमल मुकम्मल हो जाएगा और सारे मुकदमात में 9 मई के और बाकी तमाम मुकदमात में भी सब सज़ाएं हो जाएंगी। इन सज़ाओं के बाद 2025 में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बहुत मुख्तलिफ का, और जो आप सियासियत में इस्तेहकाम और ये सब बात कर रहे हैं, 2025 में आप ये गुफ्तगू करने की पोजीशन में नहीं होंगे, क्योंकि 2024 सज़ाओं का साल है। और अब आज 9 मई के मुकदमात की दोबारा समाअत शुरू हो गई है और मुझे लगता है कि सब मुकदमात की सज़ाएं जो हैं वो जल्द अज जल्द मुकम्मल कर ली जाएंगी। और इसलिए 2025 में जिस सियासियत में, देखिए सियासियत में इस्तेहकाम तो तब आएगा जब जो आज हुकूमत बन गई है इसको कोई गिराने की पोजीशन में होगा। मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत एक दफ़ा बन जाएगी तो इसे गिराने के फिगर्स किसी के पास मौजूद होंगे कि वो इस हुकूमत को गिरा सके, क्योंकि गिराने के लिए अब आपको 170 का फिगर चाहिए होगा, 169 के लिए बन गई, उसके बाद गिराने के लिए जो फिगर चाहिए होगा उसमें डिवीजन इतनी ज़्यादा आपको इस साल में होती हुई नज़र आ जाएगी कि अब दोबारा गिराने की अगर आप फिगर हुकूमत को भले ना गिराएं लेकिन थ्रू आउट डिस्टेबलाइज करते रहे तो हुकूमत तो परफॉर्म नहीं कर पाएगी ना। जिस तरह 16 माह में PTI ने PDM को जिस तरह रखा था निशाने पे, देखिए कुछ नहीं कर सकते। डिस्टेबलाइज करने के लिए सड़कें गर्म करनी पड़ती हैं और सड़कें गर्म करने वालों के लिए सजाओं का साल है। मुझे नहीं लगता कोई धरना देगा, मुझे नहीं लगता कोई लॉन्ग मार्च देगा, मुझे नहीं लगता कोई जलसे जुलूस करेगा, और मुझे लगता है एक स्मूथ सेलिंग ऑफ द पार्लियामेंट अच्छा, मुजम्मिल साहब एक और सवाल, सारा ड्रामा ठीक है, फिर मैं आपकी तरफ आती हूं, पाकिस्तान में इजाजत नहीं दी जाएगी। मुजम्मिल साहब, ये कि जो आईनी ओहदे मांग रही है पीपल्स पार्टी, मतलब सदर का ओहदा भी इनके पास, स्पीकर का भी, बाकी तमाम आईनी ओहदे भी, इसको आप कैसे देख रहे हैं? चेयरमैन सेनेट आप देख लें, गवर्नर्स, ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए फिलहाल तो बात यह है कि सिर्फ उन्होंने वज़ीर आज़म का वोट देने का ऐलान किया है, जो अगले 14-15 दिन में हो जाएगा। स्पीकर का ओहदा उन्हें ज़रूर मिल जाएगा, डिप्टी स्पीकर जो है वो साथ मुस्लिम लीग नून अपना रख लेगी। सेनेट के इलेक्शन अभी मार्च में होने हैं और सदर भी फिर जरदारी साहब को देखते हैं ना, तब तक काफ़ी नहीं मुमकिन नहीं है, मैं नहीं देखता। जैसे नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सके,
वैसे मुमकिन है आसिफ जरदारी भी सदर ना बन सकें। फिर कौन बनेगा? क्योंकि अगर नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बन सकते तो आसिफ जरदारी सदर कैसे बन सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं नजर आता। तो फिर किसको सदर जब ये बात सामने आ गई कि बड़े नामों को माइनस करना है तो फिर बड़े नाम तो सारे ही माइनस होंगे ना। एक जमात का बड़ा नाम कैसे माइनस है कि अगर वजारत उज़्मा की कुर्सी पर अगर नून लीग से कोई होगा, शहबाज शरीफ होते हैं, नवाज शरीफ जहां से शहबाज शरीफ साहब के नजर आ रहे हैं, तो सदर तो पीपल्स पार्टी से ही होगा। तो जरदारी से अगर नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं हो सकते, अगर इमरान खान माइनस होंगे, अगर नवाज शरीफ माइनस होंगे, अगर मौलाना फजलुर रहमान माइनस होंगे, तो फिर आसिफ जरदारी भी माइनस होंगे। तो फिर कौन होगा? बहुत ज्यादा लाड लिए हैं कि वो माइनस नहीं होंगे और बाकी सब माइनस हो जाएंगे। दे रहे हैं मुझे सब बड़ी बात कर रहे हैं, मुझे बता कोई भी पीपल्स पार्टी अपना कोई भी कैंडिडेट ले आए, कोई और पार्टी ले आए, लेकिन मुझे आसिफ जरदारी सदर होते नजर नहीं आते हैं। कौन आपको ऐसा नजर आ रहा है जो आपको लगता है कि सदारत के ओहदे के लिए नामजद होगा और वो सदर पाकिस्तान नजर आ रहा है आपको? अभी तो मुझे ऐसा कोई शख्स मेरे सामने नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी किसी को भी आगे ला सकती है। देखिए, कोई सीनियर आदमी कुछ प्रो को लग रहा है बड़ा सीधा सा, माजूद के साथ मैं नहीं एग्री करता मुजम्मिल भाई से। मुझे भी जरदारी साहब भी सदर लगे। देखिए, बात यह है कि भले सारे आनी ओहदा ले जाएं, लेकिन वो इसलिए आनी ओहदे सारे लेके जा रहे हैं कि सबसे बड़ा ओहदा प्राइम मिनिस्टर का, हुकूमत का ओहदा तो PMLN को मिल रहा है। ठीक है, वो देखें हुकूमत के उनके पास, वजारतें उनके पास, फंड उनके पास, निटी ग्रिटी चाहे तय उन्होंने करनी है, सब कुछ उनके हाथ में होगा। इसीलिए तो वो प्राइम मिनिस्ट्री दे के इतना कुछ उनसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ अगर बाहर हैं तो फिर जरदारी साहब भी बाहर रहेंगे। जरदारी साहब ये करेंगे जो कंप्रोमाइजिंग फार्मूला निकलेगा उसमें सदर वही बनेंगे। अब देखें, ख्वाहिशें को तो वो कहता है इफ द विशेज वर द हॉर्सेस, फिर तो वो बात ही कोई नहीं थी। पाशा साहब मुस्कुरा रहे हैं। पाशा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल ये अर्ज करूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट सोहरवर्दी साहब से इख्तिलाफ रखूंगा। जी जी, आसिफ अली जरदारी साहब सदर, और आपको पता है कि उन्होंने हमेशा मफाहमती और मसालती पॉलिसी की बात की है, और इसी पॉलिसी की वजह से उन्होंने स्पेस दी और वो PTI आ गई थी, और उसके बावजूद कार बांध रहे और जिन लगता सर कि आपको याद होगा कि हमेशा उनका ये कहना है कि मुंतखब हुकूमत को 5 साल पूरे करने देने चाहिए, और ये बात है। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर होगा कि वो आसिफ जरदारी साहब सदर रहें, उनको बनना चाहिए, और ये तभी बैलेंस ऑफ पावर होगा। और मेरा ख्याल है कि वो आगे, क्योंकि बाकी जो इंतजामिया अमूर हैं, वजारतें सारी की सारी मुस्लिम लीग नून के पास होनी है, तो आल दो कि ये सेरेमोनियल ओहदा है, लेकिन लगता यही है कि उस पर वही फायज होंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि एक आखिरी खबर, ये टाइम कम है कि जी PTI की जानिब से वज़ीर आला KPK के लिए जो नामजद किया गया अली मीन गंडापुर को, तो मुजम्मिल साहब, अली मीन गंडापुर साहब अगर KPK के वज़ीर आला बन जाते हैं तो आए दिन हम देखेंगे कि जी इस्लामाबाद की तरफ रुख हो रहा है, जलसे हो रहे हैं, सड़कों पर आया जा रहा है, इस किस्म के हम चीज़ें देखेंगे। तो ये कितनी बड़ी आपको आगे जाके कोई गलती नज़र आएगी इस फैसले में? क्योंकि आगे हम इंतशार अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। देखें, कराची के मेयर थे वसीम अख्तर साहब, वो जेल से मेयर थे, अपने मेयर के दौर में वो जेल में ही रहे और जेल में ही मेयर थे, बाहर नहीं आए बहुत अर्सा। अगर गंडापुर वज़ीर आला होंगे तो जेल से ही वज़ीर आला होंगे। मुझे कोई वो घूमते फिरते वज़ीर आला नज़र नहीं आते हैं। अच्छा। उन पर जिस किस्म के मुकदमात हैं, ये तो मुमकिन है कि उन मुकदमात की समाअत KP से बाहर चली जाए। जैसे मुराद अली शाह साहब के मुकदमात की समाअत सिंध से बाहर हो गई थी, तो जैसे मुराद अली शाह साहब के मुकदमात की समाअत सिंध से बाहर होकर इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई थी, एक दौर में आसिफ जरदारी साहब के मुकदमात की समाअत सिंध से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई थी, ऐसे मुझे लगता है कि एक ऑर्डर हो जाएगा कि 9 मई के KP के तमाम मुकदमात की समाअत किसी और सूबे में शिफ्ट हो जाएगी और वहाँ आपको वज़ीर आला KP की फौरी सजा भी नज़र आती है। मेरा ख्याल है मुजम्मिल साहब, इसमें एक चीज़ हो सकती है। पहली तो बात है कि मुझे लगता है इससे बड़ा डिज़ास्टर कोई नहीं हो सकता। सोचने वाली बात है कि इसके अलावा कोई और आदमी नहीं हो सकता था। फिर वही बात दोहरा रहे हैं बुज़दार और महमूद खान जैसे लोग, ये भी उनका भी देख लें जिस अंदाज का उनका स्टाइल है, माजी है। भले वो जेल से बैठ के ऑपरेट करते रहे, लेकिन
किस तरह पीटीआई के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, उनके इख्तलाफात कितने लोगों के हैं, और फिर जिस मिजाज के वो आदमी हैं सबको आपको पता है, वो शायद की बोतल और दूसरा बेचल ज़ाती काम है सारे उनके, लेकिन बहुत सारे उनके वहाँ ओपोनेंट बैठे हुए हैं। और मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है फिज़ा कि ये उनका नाम लाने का मतलब सिर्फ यही है कि वो टकराव की पॉलिसी चाहते हैं। कैदी नंबर 804 यही चाहता है कि फिर मज़ामत की सियासत की जाए, 9 मई को एक दवा किया जाए, अगरचे नहीं हो सकता वो, लेकिन वो मैसेजिंग यही है, वो एक अपना स्टाइल बता रहा है। आपने एक लफ्ज़ बोला ना सर, आपने तज्ज़िये में स्टार्ट में एक लफ्ज़ बोला कि डिजास्टर होगा अगर ऐसा होता है। बिल्कुल होगा। तो आपने पूरे समंदर को कूजे में बंद कर दिया। मेरा अपना ख्याल है कि इस पे रीथिंकिंग करने की जरूरत है, लेकिन सवाल है कि जिस तरह आप बानी पीटीआई के पहले फैसले उनको यहाँ तक ले आए, मजीद उनको तबाही की तरफ लेके जाएंगे। अगर बेटर सेंस प्रिवेल नहीं करती, अच्छे लोगों को और समझदार लोगों को लेके आए जो पार्टी को रख सके इकट्ठा। ये होगा कि आपने बुज़दार साहब से कोई सबक नहीं सीखा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मिलेंगे फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। वेलकम बैक नाजरीन। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस मुल्क के इदारे तरक्की पजीर हों, क्योंकि अवाम और ममलिकत की खुशहाली का ज़ामिन कौमी इदारे ही होते हैं, और महज़िब कौमें अपने इदारों के खिलाफ किसी भी प्रोपेगेंडे को पनपने नहीं देती। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में लगता यूँ है कि जैसे गंगा उल्टी बहती है। हालिया इलेक्शन देख लें, जहाँ एक मखसूस जमात की जानिब से इलेक्शन के बाद एक बार फिर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, मगर हकीकत बज़ाहिर मुख्तलिफ नजर आती है। तहरीक इंसाफ की जानिब से दावा किया गया कि उन्हें ना सिर्फ 2/3 अक्सरियत मिली, बल्कि वो बासानी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, जबकि मौजूदा इंतखाबी नताइज को सुकूते ढाका तक जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नाजरीन, हकीकत इसके बरक्स है। नताइज को देखा जाए तो फाफिन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने इस मरतबा 17 मिलियन वोट लिए, जो कि 2018 के इलेक्शन के मुकाबले में 8 लाख वोट कम है, जबकि दीगर जमातों के 40.5 मिलियन वोट हासिल किए गए, जो कि तहरीक इंसाफ से कई गुना ज्यादा हैं। जबकि 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने 117 के करीब सीटें जीती, जबकि इस बार महज 97 जीत पाए हैं, और फर्क आपके सामने है। लेकिन इसके बावजूद एहतजाज की कॉल यकीनन इस वक्त मुल्क के लिए किसी भी धचके से कम नहीं है, और ऐसे में ज़रूरी है कि मुल्क की मुफाद को मद्देनजर रखा जाए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। चौहान साहब, ऐसे हालात में जब हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, सबको पता है। इंतखाबात का इंतजार किया जा रहा था कि इंतखाबात होंगे और सियासी इस्तेहकाम आएगा, उसके बाद मुआशरी इस्तेहकाम भी आएगा। तो अब अगर इस तरह का रवैया एक जमात की जानिब से आ रहा है, तो इट मीन्स कि अभी भी नहीं चाहते कि इस्तेहकाम आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फिजा, आपने अपने इंट्रो के अंदर कुछ हकायक रखे हैं। हकीकत बिल्कुल यही है कि फाफिन जो एक बिल्कुल न्यूट्रल किस्म की एनजीओ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, उसने इलेक्शन 2024 का जो इब्तदाई रिपोर्ट पेश किया, उसके हकायक बड़े अजीबोगरीब हैं। हम पिछले 2 साल से मुसलसल पाकिस्तान की सियासत और मीडिया और सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ की तरफ से एक तूफान बदतमीजी का सामना कर रहे थे। पाकिस्तान की रियासत, रियासती अदारे, अदालती अदारे, अवाम, मीडिया, हर शख्स और उनके मुखालफिन के जनाब पाकिस्तान की 85% अवाम और 85% वोटर वो बेताब बैठा हुआ है कि जिस दिन इलेक्शन होगा वो घरों से निकलेंगे और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हदायत के ऊपर जनाब वोट के ऊपर मोहर लगा के आएंगे। अब हकायक इसके बिल्कुल बरखिलाफ हैं। हकायक ये है कि 17 मिलियन वोट जनाब पीटीआई ले रही है, जो 8 लाख वोटों से कम वोट हैं जो पिछली दफा उन्होंने 2018 में लिए थे। 2018 में उन्होंने 8 लाख ज्यादा वोट लिए थे, इस दफा 8 लाख कम वोट लिए। हकायक उसके बिल्कुल बरक्स है कि पीटीआई का जो मुखालिफ कैंप है, बाकी जमातें हैं, उन्होंने 40.5 मिलियन वोट लिया है, जो 250% ज्यादा बनता है पीटीआई से। पीटीआई से 250%। हकायक इसके बिल्कुल खिलाफ है। हकायक ये है कि पीटीआई ने 2018 के अंदर जितनी सीटें ली थी उससे 22 से 23 सीटें इस दफा कम ली हैं। हकायक ये है कि नून लीग ने पिछली दफा 9 सीटें कम ली थी, अब 9 सीटें कम ली थी, अब इन्होंने 9 सीटें ज्यादा ली हैं। हकायक ये है कि पीपल्स पार्टी ने पिछली दफा 11 सीटें कम ली थी, इस दफा 11 सीटें ज्यादा ली हैं। 54-74 पिछली दफा इनकी कम थी, नून लीग की और पीपल्स पार्टी की।
अब ये हकायक कुछ और बताते हैं। हकायक तो ये बताते हैं कि सिर्फ 1/3 वोटर है कि जो पीटीआई के साथ खड़ा हुआ। वो भी एक लंबी तफसील है कि वो किस अंदाज से जो है खड़ा हुआ, उसके फैक्टर्स क्या क्या है। तो चौहान साहब एक और चीज, ये अब हकायक जानने का जो एक प्लेटफॉर्म है, बड़े अफसोस के साथ कहूंगी कि हमारे यहाँ यंगस्टर्स ने वो सोशल मीडिया को समझ लिया। सोशल मीडिया पर जो कुछ बताया जा रहा होता है वो समझते हैं शायद ये हकीकत है और यही हकायक है। ये प्रोपेगेंडा है, इससे कैसे बाहर निकला जाएगा? देखिए, बात यह है कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ प्लस, जिसका हमने इलेक्शन से 15 दिन 20 दिन पहले बिल्कुल बेनकाब किया था, उसके तहत डॉक्टर साहिबा करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इन्वेस्ट किया गया पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। आप हैरान होगी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टीवी चैनल्स के ऐसे ऐसे एंकर, उनके ऊपर शर्म महसूस होती है मुझे उनको एंकर कहना और उनको तजिया निगार कहने पे, कि जिन्होंने इलेक्शन डे वाले दिन 5 बजे पोलिंग खत्म होती है और 6 बजे और 7 बजे के दरमियान ऐसी ऐसी गलीज येलो जर्नलिज्म की, मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के अवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हुए, कि जो अब 2 दिन गुजरने के बाद एक एक चीज क्लियर हो रही है, उनकी हर बात झूठ साबित हो रही है। फॉर्म 45 झूठे लाकर, पीटीआई की फतह के हवाले से झूठे दावे करके, पीटीआई के हवाले से झूठी किस्म की असर्शंस करके, वो सारे लोग बैठे थे। वो एवी नहीं बैठे थे, उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगे हुए थे, टीवी चैनलों के ऊपर करोड़ों रुपए लगे हुए थे, सोशल मीडिया के ऊपर करोड़ों रुपए लगे हुए थे। अब ये सारे का सारा एक पूरी दज्जाली वॉर है जो पिछले 2 साल से इस पाकिस्तान के खिलाफ चल रही है। एजेंडा एक है, वो एजेंडा बिल्ली थैले से बाहर आ गई जब इनके जनाब मुंह में ये बात डाल दी गई कि हम नौज़बिल्ला माज़अल्लाह हम ढाका बनाएंगे पेशावर को। ये आप यहां से अंदाजा लगा ले, ये वो एजेंडा है जो बाहर बैठी यहूदी ताकतें और इंडियन चैनल्स। मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात कहूं, मैंने परसों इंडियन चैनल में एक शो किया, मैंने इलेक्शन के अगले दिन एक शो किया, मैं अक्सर इंडियन चैनल्स में जाता हूं। आप हैरान होंगी डॉक्टर साहिबा, जितने खुश इंडियन चैनल और इंडियन एंकर और इंडियन तजिया निगार और इंडियन पॉलिटिशियन बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और पीटीआई से है, मेरी और आपकी सोच से बाहर है। अच्छा फयाज साहब, जितना वो उनको अप्रिशिएट करते हैं, क्यों? कि वो पाक फौज के खिलाफ, जिस पाक फौज से उनकी जान जाती है, जिस पाक फौज से उनकी हवाएं उखड़ती हैं, जिस पाक फौज से इंडिया की जनाब फौज की जनाब नींदें उड़ती हैं, जो उनका मुकाबला नहीं कर सकती इंडियन फौज, उसकी जुर्रत की, उसकी दिलेरी की, उन्हें खुशी महसूस होती है कि वो पाकिस्तान जिसको हम अपनी फौज के जरिए से शिकस्त नहीं दे सके, वो हम उन पॉलिटिशियन को सपोर्ट करके वो इस अंदाज से तारीफ करते हैं वहां पे पीटीआई की और इस पूरी तहरीक फसाद फिल अर्ज की कि शर्म के मारे सर झुकाना पड़ता है। अच्छा फयाज साहब, सारे हालात ठीक है फयाज साहब, आगे जाके आईएमएफ के साथ मुआहिदा भी होना है अनकरीब, और ऐसे हालात में बड़ी मैच्योरिटी का सबूत देने की जरूरत है सियासी जमातों को। तो क्या हम इंतशार अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं तमाम जमातों को मैच्योरिटी का सबूत देना है? एक्सपेक्ट करते हैं आपके ये मैच्योरिटी का मुजाहिरा किया जाएगा? यार देखें, नून लीग इलेक्शन हारी, नवाज शरीफ साहब हारे मानसरा से, ख्वाजा साद रफीक साहब हारे, खुरम दस्तगीर हारे, राना सनाउल्लाह साहब हारे, किसी ने कोई ऐसी बयानबाजी की जो तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं। आप जहांगीर तरीन साहब हारे, क्या जहांगीर तरीन साहब ने या हमारी आईपीपी में से किसी ने कोई ऐसी जनाब कोई दावेबाजी की जो पीटीआई कर रही है? आप बताएं, मौलाना फजल रहमान साहब हारे, क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने या किसी ने ऐसी जनाब दावे या ऐसी कोई बढ़के मारी? सर, ये पूरी की पूरी पीटीआई इस वक्त गैर मुल्की मुल्क दुश्मन ताकतों के हाथ में आ चुकी है। ये पूरा प्री प्लान्ड एजेंडा है। हमें सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर ये गालियां निकालते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, अपने मुल्क के लिए, अपनी धरती माँ के लिए और इस सोने पाकिस्तान के लिए ये गाली छोड़ जान भी चली जाए तो हमें कबूल है, जब हमें इस चीज का पता है कि ये एक प्री प्लान्ड पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन हो रही है। ये 2 साल से तहरीक फसाद फिल अर्ज, झूठ, फ्रॉड, फेक न्यूज खबर चलाई गई। जनाब सीजीएस मिन्नते तरले करने अडयाला जेल पहुंच गए इलेक्शन से अगले दिन। ओ फॉर गॉड सेक, मैं वजीर जेल खाना जाता रहा हूं, मैंने उसी वक्त इन्वेस्टिगेशन करवाई। उन्होंने कहा जीएचक्यू का कोई चपरासी भी नहीं आया।
फौज का कोई उर्दली भी नहीं आया वहां पे, लेकिन इतना प्री प्लान और इतने बेहिस और गलीज वो एंकर और वो तजिया निगार और सहाफी थे सीनियर, जिन्होंने ये ट्वीट किया और उसको आगे से रीट्वीट कर रहे हैं। वो नाम निहाद नंबर 1 टीवी चैनल के नंबर 1 एंकर, जिसने हमेशा गद्दारी में सबसे पहले आगे रहा, जिसने बांग्लादेश का अवार्ड लिया जनाब आजादी का, जो खुद भी जनाब गद्दारी में सबसे आगे और जिसने अपने बाप को भी बदनाम किया वो अवार्ड लेके, वो रीट्वीट कर रहे हैं। और बाद में पता चलता है यार झूठ है। किसी डीसी के हवाले से फेक खबर चल रही है कि उसने हुक्म मानने से इनकार कर दिया रिगिंग करने के लिए। डीपीओ डीजी खान की चल रही है कि जनाब उसको मारा गया ऊपर वालों के हुक्म से, पता चला वो तो सरताज गुल के हामियों ने उसको मारा। हर किस्म का झूठ पिछले 2 सालों में इस पाकिस्तान के मीडिया के जरिए से और सोशल मीडिया के जरिए से। तो फिर आगे आप चौहान साहब चले, पिछले 2 साल की आप बात कर रहे हैं, अब आगे आप क्या देख रहे हैं? पीछे वाला तो पीछे रह गया ना, अब आगे की बात कर लेते हैं। और साथ ही मैं आपकी पार्टी के हवाले से भी जानना चाहूंगी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बड़े बड़े दावे थे, उम्मीद थी आप लोगों को भी कि आप लोग सीटें जीत जाएंगे, लेकिन रिजल्ट पर आपके सामने है, सिर्फ 2 सीटें मिली और उसमें भी एक जो सीट है वो उसकी सूरत हाल आपके सामने, उस पर खतरा मंडला रहा है। और जहांगीर तरीन साहब के बाद अभी पार्टी की पोजीशन आप क्या देखते हैं, इसके मुस्तकबिल के हवाले से जरा आगाह करें। अच्छा, अभी ना आगे के हवाले से बात की तो मैं बड़ा एक अपना खुल के एक तबसरा कर दूं। मौजूदा पाकिस्तान के हालात की 100% जिम्मेदार पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की पुलिस और इंतजामिया ये है। मैं समझता हूं कि अब फैसला करना पड़ेगा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी, एस्टेब्लिशमेंट भी सुन ले, उसको भी ये फैसला करना पड़ेगा कि ये जो लोग हर वक्त पाकिस्तान की रियासत, रियासती अदारों, अदालती अदारों और मुखालफीन को झूठ, फ्रॉड, फ्रेब किस्म की खबरों के जरिए से तख्ते बश्त बनाते रहते हैं, क्या इनका कोई इंजाम होगा? क्या इनको कानून के दायरे में लाके कोई इनको उल्टा लटकाएगा? क्या 9 मई के जो कल्प्रेट्स हैं, क्या जो गुंडागर्दी और बदमाशी पाकिस्तान के अंदर मुसलसल 2 साल से हो रही है, क्या उसका कोई हिसाब किताब होगा? ये हिसाब किताब करना पड़ेगा। और ख़ुसूसन सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया का जब तक एहतसाब नहीं होगा, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि लिस्टें बनी हुई हैं, उसमें रिटायर्ड फौजी अफसरान से लेके हर किस्म के लोग शामिल हैं जिन्होंने 2 साल में रज के एंटी रियासत मौज मेला किया है, उनका कोई हिसाब किताब होना चाहिए। नहीं, जो लिस्टें बनी हुई है चौहान साहब, मैं बड़ा ओपन से एक सवाल पूछूंगी, तो किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? वो तो और इंतशार फैलाए चले जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, फेक न्यूज फैलाए चले जा रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाए चले जा रहे हैं, साख को मुतासिर किए चले जा रहे हैं, किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? पाकिस्तान के अदालती सिस्टम का इम्तिहान है फिजा। जनवरी 2021 में अमेरिका के अंदर इसी से मिलता जुलता बड़े छोटे लेवल का एक वाकया हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप की 2 तकरीरें सुन के उसकी पार्टी के लोगों ने अमेरिका की पार्लियामेंट पे हमला किया था। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर 1150 बंदों पे पर्चा किया और 3 महीनों के अंदर उनमें से 950 को 2 साल से लेकर 18 साल की कैद देके परे किया। ये होता है रूल ऑफ लॉ, जहां पर 2 साल से हीरो बनाया जा रहा है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को और 9 मई के जितने कल्प्रेट्स हैं सारे हीरो हैं, मफरूर होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल रही है। बड़ी माजरत के साथ कहूंगी, कुछ की जमानतें भी होना शुरू हो गई हैं चौहान साहब। ये पाकिस्तान का अदालती सिस्टम है ना, ये सर पीटने वाली बात है। ये हम क्या तरबियत कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम की और बच्चों की? अच्छा, आगे की तरफ बात करें कि एंटी रियासत खड़े हो जाओ, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। नहीं, इनको पूछना जरूरी है, एक मिसाल कायम करना, एग्जाम्पल सेट करना जरूरी है, वरना ये सिलसिला तो तूल पकड़ता जाएगा और खुदा ना खासा फिर हम कहाँ खड़े होंगे। अच्छा, हुकूमत किसकी बनती देख रहे हैं चौहान साहब? आप सीनियर सियासतदान हैं, तमाम मामला पे नज़र रखते हैं। बिलावल साहब अब वज़ारत उज़्मा के लिए तो खुद कह रहे हैं कि भाई वज़ीर आज़म तो मैं नहीं बन सकता, इतने वोट हमने नहीं लिए हैं। सिंध और बलोचिस्तान में सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन सकती है। सिंध में चले बनना कोई नई बात नहीं है, बलोचिस्तान में बन सकती है। सदर अगर जरदारी साहब होंगे तो फिर वज़ीर आज़म आप किसको देखते हैं? शहबाज शरीफ साहब? मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि एथिकली तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को मौका मिलना चाहिए कि उनके नंबर गेम ज़्यादा है कि भाई आप हुकूमत बनाएं। मैं बीइंग अ फयाजुल हसन चौहान पॉलिटिकल वर्कर, लेकिन किसी के साथ मिलके बनाएंगे ना चौहान साहब, अकेले तो नहीं बनाएंगे। आपने जो नंबर पूरा करना है ना, वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठने के लिए तैयार है, नून लीग के साथ। और पूरी बात तो मेरी सुनो। जी जी जी। पहला राइट तो उनका है, लेकिन वो कैसे ही अपनी इस राइट को अवेल करेंगे? उनके पास है टोटल 93 सीटें।
बनाने के लिए 169 चाहिए, 169 चाहिए, बिल्कुल 169, 169। अब उसके एक ही तरीका है कि वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो 3 बड़ी हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमपीएम, आप उनसे राब्ता करेंगे, उनसे निगोशिएट करेंगे, उनमें से 1, 2 या 3 उनके साथ आप इत्तेहाद बनाएंगे और हुकूमत करेंगे। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख यह है कि आज बानी चेयरमैन का हस्बे साबिक बयान आ गया कि ना हम नून लीग के साथ बैठेंगे, ना पीपल्स पार्टी के साथ, ना एमकेएम के साथ। तो जनाब और सर आगे की भी अपडेट आपने देखी है ना कि बिलावल साहब ने जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि जी अब हम नून लीग को वजारत उज़्मा का वोट देंगे और हम वजारतें नहीं देंगे, वफाकी वजारतें हुकूमत के आप इस मतलब पार्लियामेंट को चलाएंगे, इस अमल में होंगे, लेकिन हुकूमत में वजारतें हम नहीं लेंगे, वफाकी वजारतें हमारे पास नहीं होंगी, सदर का ओहदा जरदारी साहब को शायद मिले, लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो नून लीग का से होगा। मैं वो बात अपनी कंप्लीट कर रहा था कि अब सूरत हाल ये है जी कि नून लीग की तरफ से वज़ीर आज़म बनेगा, या नवाज शरीफ साहब होंगे या शहबाज शरीफ साहब होंगे, प्रेसिडेंट जो है ना वो पीपल्स पार्टी की तरफ से आ जाएगा। ठीक है, और बाकी सारी सूरत हाल आपके सामने है। सिंध भी उनके पास है पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान भी पीपल्स पार्टी, पंजाब नून लीग के पास है। तो अब पुरअमन तरीके से, अब आपने कहा ना इकोनॉमिकल चैलेंजेस, $30 अरब हमने जनाब अगले 4 महीनों के अंदर पे करना है IMF को, वर्ल्ड बैंक को और बाकी दुनिया की जनाब ताकतों को और मुल्कों को। ये कहां से आएगा, ये किधर से आएगा? पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम होगा, ज़राअत चलेगी, सनत चलेगी, तिजारत चलेगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होगा, सरप्लस पे होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो ठीक होगा, तब जाके ये सारी चीजें हासिल होंगी। और ये सारी चीजें आपा धापी छीना झपटी मारा मारी से नहीं हासिल होंगी। तो जनाब तहरीक इंसाफ को ये सोचना पड़ेगा, और उसके जितना दर्द दिल रखने वाले लीडर्स हैं, बैरिस्टर गौहर एक पॉजिटिव आदमी है, मैंने ट्वीट करके भी उसकी तारीफ की कि वो एक मुदब्बराना तरीके से चलना चाह रहे हैं, लेकिन हैरानी वाली बात है चौहान साहब, आखिरी 2 मिनट है, जो इनमें कोई समझबूझ का मुजाहरा करता है, जो कोई समझबूझ वाली बात करता है, आगे चलने की बात करता है, मुल्क के हालात बेहतर हों, आगे चला जाए, इस्तेहकाम आए, उस पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं इनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड। हाँ, अब वो उनको गालियां दे रहे हैं। अच्छी खासी उनकी एक टीम है सोशल मीडिया की जो बैरिस्टर गौहर को कहती है कि उसको उतार के शेर अफजल मरवत को बना दो। तो भाई खुदा का वास्ते इस मुल्क पे रहम खाओ, और इस मुल्क पे रहम खाओ। लेकिन अगर रहम नहीं खाते तो मेरी पाकिस्तान की अदलिया से और एस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश है, खुदा के वास्ते आप इस मुल्क पे रहम खाएं और कम से कम डंडा सही उठाएं, डंडा सही उठाएं। ठीक है, अब हद हो गई है, इनफ इज इनफ। ठीक है जी, इनफ इज इनफ। हाँ चले, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है और मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।